अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी को समझने के लिए आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझें। आप देखिए बेटा, मेरी बात सुनिए। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको फ्रीली फॉल होने के लिए अलाउ करते हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, उसको हम फ्री फॉल के लिए परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, और जब वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट होता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। और आपको इस चीज का प्रीवियस टॉपिक में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी बॉडी किसी फ्लूइड में से गुजरती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, जिस फोर्स को हमने नाम दिया था एयर ड्रैग, ठीक है। तो इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, और जो एयर ड्रैग है वो अपवर्ड एक्ट करती है। ये बात हमने पढ़ी थी कि जो एयर ड्रैग है वो हमेशा किसी भी बॉडी के मोशन के ऑपोजिट एक्ट कर रही होती है। तो एयर ड्रैग जो है वो अपवर्ड एक्ट करेगी। अब देखिए, जैसे से ही नीचे आ रहा है, चूंकि इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। फोर्स एक्ट कर रही है ना, और वो इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन कर रही है, तो इसका मतलब कि वक्त के साथ साथ इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है, हमने स्टोक्स लॉ में ये बात पढ़ी थी कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी उसके ऊपर लगने वाली एयर ड्रैग भी इंक्रीज होगी। तो वक्त के साथ साथ होगा क्या कि जो एयर ड्रैग है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। वेट तो जो है वही रहेगा, लेकिन एयर ड्रैग इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और एयर ड्रैग इंक्रीज होते होते एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि जो एयर ड्रैग है वो इसके वेट के बराबर आ जाएगी। जब एयर ड्रैग इसके वेट के बराबर आ जाएगी तो बेटा इसके ऊपर लगने वाली जो नेट फोर्स होगी वो जीरो हो जाएगी। अब नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब कि इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो नेट फोर्स है वो डिसाइड करती है कितना एक्सेलरेशन लगेगा। तो अब इसके ऊपर एक्सेलरेशन जीरो हो गया है। अब जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया है तो जो स्पीड है ये यूनिफॉर्म हो जाएगी, ये चेंज नहीं होगी, स्पीड विल बिकम यूनिफॉर्म, ठीक है। अब बेटा, ये जो यूनिफॉर्म स्पीड अटेन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो किसी भी फ्लूइड में से गुजर रहा होता है, उस यूनिफॉर्म स्पीड को, उस कांस्टेंट स्पीड को बेटे हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अगेन बेटे मेरी बात सुने, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आता है उसके वेट के अगेंस्ट ड्रैग फोर्स लगती है। ड्रैग फोर्स चूंकि इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वक्त के साथ साथ इंक्रीज होती रहती है, और जब ड्रैग फोर्स इंक्रीज होते तो उसके वेट के बराबर आ जाती है नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो, यानी कि वेलोसिटी हो गई यूनिफॉर्म। अब चूंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई है तो बेटा ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, इसको बेटे हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो बेटे आज का हमारा टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी, इसको हमने डिस्कस करना है और इसके चंद एक फॉर्मूला वो ड्राइव करने हैं। अच्छा, अब बेटे यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन पे आप देखिए, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ बॉडी एज इट पास थ्रू अ फ्लूइड कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, जो उसको बेटा हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब इसके लिए बेटा हम एक एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। तो हम कहते हैं कि कंसीडर कर लें एक फॉग ड्रॉपलेट है जो डाउनवर्ड गिर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ये हमारे पास एक फॉग ड्रॉपलेट है और ये डाउनवर्ड गिर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो बेटा जैसे ही ये नीचे को गिर रहा है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज करने की वजह से इसके ऊपर जो एयर ड्रैग है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। क्लियर है? अब बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एयर ड्रैग अपवर्ड एक्ट कर रही है, तो अगर मैं नेट फोर्स निकालना जो, तो वेट माइनस एयर ड्रैग, तो वेट माइनस एयर ड्रैग इक्वल आ जाएगा। जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, एयर ड्रैग इंक्रीज करेगी, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा, यानी नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, ठीक है। सो इन दैट केस वेट विल बिकम्स इक्वल टू द एयर ड्रैग। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी ड्रॉपलेट का, किसी भी बॉडी का जो वेट है वो इक्वल होता है mg के। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू mg पुट कर दिया मैंने, और अभी प्रीवियस टॉपिक में हम पढ़ के हटे हैं कि जो हमारे पास एयर ड्रैग है बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ वो किसके इक्वल थी, 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। और यहां पर मैं v के साथ t लगा दूंगा क्योंकि अब ये टर्मिनल वेलोसिटी बन चुके हैं, क्योंकि जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो जो वेलोसिटी होती है वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। तो यहां पर बेटे इस तरह करके अब हमने चूंकि फॉर्मूला ड्राइव करना है टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, तो यहां पर ये सारी टर्म जो है, ठीक है, ये सारी उधर जाके हो जाएंगी डिवाइड। तो mg एज इट इज आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 6 पाई ईटा r, ये सारी तरह के डिवाइड होगी, तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। चले खैर, अब हम फर्दर जरा डेरिवेशन में जाते हैं, उसके बाद चंद एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं वो मैंने आपसे डिस्कस करने हैं।
तो पहले हम अपना फॉर्मूला ड्राइव कर लें, उसके बाद हम उन बातों को डिस्कस करेंगे। बेटे अब हम इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो डेंसिटी है वो मास ओवर वॉल्यूम की इक्वल होती है, और यहाँ से मास जो है वो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। अब बेटे आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब की इक्वल होता है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो मेरे पास वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब की इक्वल है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली जो वॉल्यूम है उसकी जगह पर 4/3 पाई आर क्यूब लिखा, तो ये बेटा मेरे पास एक मास का फॉर्मूला बन गया है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। अब बेटा ये जो मास है ना, इस मास की वैल्यू को मैंने इस हिस्से में सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 into 3 कि इक्वेशन 4 को उठा के 3 में मैंने सब्स्टिट्यूट कर देना। तो बेटा ये सारी इक्वेशन एज इट इज वैसे ही रहेगी, जी देखे वैसे ही एज इट इज 6 पाई ईटा आर, 6 पाई ईटा आर को एज इट इज है, लेकिन जहां पर मास था मास की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप 3 इधर डिवाइड हो रहा है, नीचे आगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ, और बाकी बेटा देखिए मेरे पास ये जो आर है ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट के यहाँ पर रह गई, इसकी पावर 2 रह गई है, और जो पाई है बेटा वो पाई के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पर बेटा मेरे पास आ जाना है 4, ये वाला 4 बच गया, साथ में रो बच जाना है, ठीक है, साथ में आर स्क्वायर बच गया, साथ में जी बच गया, नीचे क्या क्या बच गया, नीचे 3 आके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बेटा मेरे पास इस तरह आ जाना है, और नीचे ईटा रह गया, ठीक है। अब ये बेटा मेरे पास बन गया 6 जो है ये कट जाना है इसके साथ, 2 के साथ यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पर आ जाना है 3 को 3 पे मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, और ये सिंपली 2 आ गया। बेटा ये सिंपल मैथमेटिकल स्टेप है, नथिंग एल्स। सो दैट इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। अब बेटे यहाँ पर हमारा टॉपिक तो खैर कंप्लीट हो गया, लेकिन चंद एक बातें जो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस करनी है वो जरा तवज्जो से समझ लें। बेटा अगर आप इक्वेशन नंबर 3 देखते हैं ना, तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर आप जरा गौर करें, टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस का इनवर्स रिलेशन है, यानी कि कोई भी ड्रॉपलेट है उसका रेडियस अगर हम लेते हैं और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी लेते हैं तो उनका आपस में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। लेकिन वहीं पर बेटे जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, तो यहां पर देखिए टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब ये क्या है, अब या तो ये बात सही है या वो बात सही है। एक्चुअली बेटा पॉइंट यहां पर ये है कि दोनों बातें ठीक है, लेकिन देखिए बेटा मेरी बात सुने, जब भी हम साइंस में कोई चीज पढ़ते हैं वो जरूरी नहीं है हर कंडीशन पे उतरे, ठीक है, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। बेटा देखो जब भी हम दो चीजों की आपस में प्रोपोर्शनैलिटी डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि बाकी तमाम चीजें कांस्टेंट रहे। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें आ रही है, तो उसका मैस आ रहा है, जी की वैल्यू तो वैसे ही कांस्टेंट है 6 पाई ईटा, ये सारे कांस्टेंट है, मेन चीज है मैस। तो बेटा अगर दो स्फीयर्स हैं और उनके मैसेज सेम रहते हैं, उनके मैसेज सेम रहते हैं, यानी कि एक बड़ा स्फीयर है एक छोटा स्फीयर है, तो उनके मैसेज सेम है, इन दैट केस रेडियस जितना ज्यादा होगा टर्मिनल वेलोसिटी उतनी कम होगी, ठीक है। तो यहां पर बेटे क्या कहते हैं कि ये वाली इक्वेशन सिर्फ कब वैलिड है, जब फॉर कांस्टेंट मैसेज या इक्वल मैसेज कह लो, फॉर इक्वल मैसेज, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन है वैलिड है फॉर इक्वल मैसेज, ओनली फॉर इक्वल मैसेज। लेकिन यहाँ बेटा वहीं पर जब हम इस इक्वेशन के ऊपर देखते हैं तो आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ईटा ये दोनों पहले से कांस्टेंट है, यहाँ पर डेंसिटी का कांस्टेंट होना भी जरूरी है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट होती है तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो रेडियस ऑफ स्फीयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर बेटे मैं इस इक्वेशन के लिए क्या लिखूंगा, ये इक्वेशन वैलिड है फॉर इक्वल डेंसिटीज, कि अगर उनकी डेंसिटी सेम रहती हैं। अब बेटा मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। बेटा फर्ज करें कि दो मेरे पास स्फीयर्स हैं और दोनों स्फीयर्स जो है वो 5 किलोग्राम के हैं, ठीक है। दोनों स्फीयर्स का मास जो है वो सेम है, लेकिन एक का रेडियस ज्यादा है और एक का रेडियस कम है। तो बेटा वहां पर ये वाली इक्वेशन अप्लाई होगी, क्योंकि मास दोनों का सेम है, तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, और जिसका रेडियस कम होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। लेकिन यहां पर अगर मैं एक स्पेसिफिक मीडियम की बात करता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि दोनों स्फीयर्स लेड के हैं, ठीक है, अब देखें लेड की डेंसिटी तो सेम रहेगी, तो अब लेड के स्फीयर्स है तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिसका रेडियस कम होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो अगर दो स्फीयर्स है और उनकी डेंसिटी सेम है तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस ऑफ स्फीयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर हमारे पास दो स्फीयर्स हैं उनके जो मैसेज है वो सेम है तो टर्मिनल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ द स्फीयर के।
चलिए खैर बेटे नेक्स्ट यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। आगे ओके बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है इसी टॉपिक के रेलेवेंट, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक टाइनी ड्रॉपलेट है जिसका रेडियस उसने बताया हुआ है, रेडियस कितना है 0.010 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बेटे हम यहाँ पे रेडियस की वैल्यू लिख लेते हैं 0.010 सेंटीमीटर। अब बेटा यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो हम इसको जरा साइंटिफिक नोटेशन में ले आते हैं ना, आसान हो जाएगा। तो इसको जब मैं इधर लेकर आता हूँ 2 डिजिट्स क्रॉस करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 × 10⁻²। ठीक है, और आपको पता है सेंटी की वैल्यू क्या होती है 10⁻²। मीटर तो बेटा ये मेरे पास आ जाना 1 × 10⁻⁴ मीटर। ये बेटा मेरे पास रेडियस आ गया। वो कह रहा है फॉलिंग वर्टिकली फ्रॉम अ बिल्डिंग कैलकुलेट इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। बेटे हमने फाइंड क्या करनी है, टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर एयर इज 19 × 10⁻⁶ किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, तो ईटा की वैल्यू दी हुई है 19 × 10⁻⁶ किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। ठीक है, और उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर बताई हुई है हमें। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है बेटा वो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और एक चीज बेटा हमें खुद पता होनी चाहिए, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है बेटे, हमने टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करके उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे हम बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू बेटा 2ρr² g डिवाइडेड बाय 9 ईटा। तो बेटे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बेटे हमारे पास आ जाना है 2 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी हमारे पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और बेटे इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं r स्क्वायर से 1 × 10⁻⁴ मीटर और इसका स्क्वायर। अब बेटा देखिए जब भी आपने किसी भी टर्म का स्क्वायर लेना होता है ना, तो आप उसको ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया करें, इट इज बेटर। मतलब कि ना अगर आप ब्रैकेट्स में क्लोज नहीं करते ना तो वो एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो उसके लिए कैलकुलेटर गलती कर सकता है। यहाँ पर तो सिर्फ 1 है ना, तो माइट भी पॉसिबल आपका आंसर ठीक आ जाए, बट अगर यहाँ पे 1 के अलावा कोई और टर्म होती है उसमें उसको स्क्वायर के लिए कंसीडर करना ही नहीं था। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटे नेक्स्ट अब फिर बात करते हैं कि हमारे पास जी की वैल्यू आती है, तो ये आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद आपने बेटे डिवाइड करना है 9 ईटा से, यानी कि 9 मल्टीप्लाइड बाय 19 × 10⁻⁻⁶ किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। और बेटा इस सारे को जब आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में बेटा हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी का आंसर आता है कैलकुलेटर पे वो 1.1 मीटर पर सेकंड आता है। सो इन दैट केस बेटे हम ये बात कहते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द फोक ड्रॉपलेट इज 1.1 मीटर पर सेकंड। ओके, तो नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की एमसीक्यू असेसमेंट में, और यहाँ पर जो भी हमने टॉपिक में पॉइंट्स पढ़े हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करके इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलें खैर, सबसे पहला क्वेश्चन है एट टर्मिनल वेलोसिटी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। बेटे आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी पे जो हमारे पास नेट फोर्स है वो जीरो हो जाती है, और जब किसी भी बॉडी में नेट फोर्स जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा एक्सेलरेशन उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये भी एक आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर एक बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है और वो चेंज नहीं हो रहा तो वो यूनिफॉर्म ही हुआ। लेकिन जब बेटा हमें इस तरह के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट पे टिक करना होता है। अब क्योंकि एग्जैक्ट आंसर हमारे पास मौजूद है तो हम एग्जैक्ट आंसर की तरफ ही जाएंगे, सो द एक्सेलरेशन वुड बी जीरो। अच्छा उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फोक ड्रॉपलेट ऑफ वेट 0.1 न्यूटन फॉलिंग इनटू द एयर विद टर्मिनल वेलोसिटी। बेटा टर्मिनल वेलोसिटी पे वो नीचे को आ रहा है, एयर ड्रैग एक्ट्स ऑन इट विल बी, उसके ऊपर कितनी एयर ड्रैग लगेगी। आपको पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर जो हमारे पास एयर ड्रैग होती है ये किसी भी बॉडी के वेट के बराबर आ जाती है। तो जितना भी उसका वेट होगा उतनी उस पर एयर ड्रैग लग रही होगी, ये दोनों बराबर होंगी तो बेटा हमारे पास नेट फोर्स जीरो होगी। ठीक है, तो अगर उसका वेट 0.1 न्यूटन है तो उसके ऊपर लगने वाली एयर ड्रैग भी 0.1 न्यूटन ही होगी अगर उस बॉडी ने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्फीयर्स ए एंड बी विद रेडियाई आर ए एंड आर बी। मतलब कि हमारे पास स्फीयर ए का जो रेडियस है वो आर ए है और स्फीयर बी का रेडियस आर बी है। ईच ऑफ मास 5 ग्राम। अब बेटा ये देखिए ये हमारे पास की पॉइंट है, हमने जब भी अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है या हमने अपना एमसीक्यू सॉल्व करना था वहां पर चंद की पॉइंट्स दिए होते हैं जहां से हमने उसको सॉल्व करना होता है। अब ये की पॉइंट है, अब इस की पॉइंट से हमें क्या हिंट मिल रहा है कि दोनों स्फीयर्स का मास सेम है, और जब दोनों स्फीयर्स का मास सेम होता है तो आपको पता है कि जो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी होती है ये रेडियस ऑफ स्फीयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है,
चलो अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। सच दैट के रेडियस ऑफ स्फीयर ए इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ स्फीयर बी, के ए का रेडियस बड़ा है और बी का छोटा है। अगर उनके टर्मिनल वेलोसिटीज हमारे पास वी ए और वी बी है तो बताओ कौन सा इसमें से रिलेशन ठीक है। अब बेटा देखिए, अगर रेडियस ए का बड़ा है ना और बी का छोटा है, इनवर्स रिलेशन होने की वजह से जो हमारे पास ए के टर्मिनल वेलोसिटी है वो कम होगी, बी की टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब हमारे जो बी ऑप्शन है ये ठीक बन रहा है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है कि हमारे पास दो फॉग ड्रॉपलेट्स हैं हैविंग रेडियस। अब देखें ना यहाँ पर टू फॉग ड्रॉपलेट्स, अब दोनों फॉग ड्रॉपलेट्स हैं, मतलब दोनों की डेंसिटी सेम है, मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम है ना, फॉग की जो डेंसिटी होती है वही होती है। तो अब मतलब दोनों की डेंसिटी सेम है, यहाँ पर मास का कोई जिक्र नहीं किया गया। इट मींस दैट कि यहाँ पर जो मैं अप्लाई करूंगा वो मैं ये करूंगा, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो कह रहा है कि उनकी जो रेडियस में रेशो है वो 2:3 है। तो बताएं कि उनकी टर्मिनल वेलोसिटीज में क्या रेशो होंगी। अब बेटा देखें, इनकी जो क्या कहते हैं कि रेशियो है वो सेम रहेगी 2:3, 2:3 के हिसाब से हम देखेंगे डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन यहां पर बेटे देखें कि उसका स्क्वायर है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, और 2:3 का बेटे जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4:9। तो बेटे इस संगत क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक और मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मैं आपको कहता हूं कि फर्ज करो यहाँ पर मैं फोर ड्रॉपलेट्स को मिस करके यहाँ पे लिखता हूं कि टू ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल मैसेज। तो अब अगर उनकी रेडियस में 2:3 होती ना, तो इस रिलेशन के मुताबिक उनकी टर्मिनल वेलोसिटीज में रेशियो थी 3:2, यानी कि उल्ट हो जाना था, इनवर्स रिलेशन है 3:2। ठीक है, लेकिन यहां पर 2:3 है, तो यहां पर अगर पहले का रेडियस कम है दूसरे का ज्यादा, तो वेलोसिटी भी पहले की कम होगी दूसरे की ज्यादा होगी। लेकिन चूंकि वो आर स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है तो ये 4:9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी इज द डैश अटेन बाय अ बॉडी एज इट पासेस थ्रू ए फ्लूइड। बेटा आपको पता है कि जब कोई भी बॉडी नीचे गिर रही होती है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी गिर रही होती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है। लेकिन चूंकि उसके ऊपर एयर ड्रैग बढ़ने की वजह से एक्सेलरेशन कम होते होते जीरो हो जाता है और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है। लेकिन जब तक उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती रहती है। और टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन ये है कि मैक्सिमम यूनिफॉर्म। पहली बात तो ये वेरिएबल वाले वैसे ही गलत हो जाएंगे ना, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, इन दोनों में कंफ्यूजन है। तो एक्चुअली बेटा वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो कोई भी बॉडी अटेन करती है एक फ्लूइड के अंदर जब वो यूनिफॉर्म हो जाती है। तो एक्चुअली ये डेफिनेशन है सिंपल कि टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि वो मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी है अटेन बाय अ फ्लूइड एज इट पासेस थ्रू, अटेन बाय अ बॉडी एज इट पासेस थ्रू अ फ्लूइड। Okay students, that's all from today's lecture. If you think that this video is informative for you, kindly like this video। और बेटे कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी तौर पे किया करें, और जितनी भी आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी उन सबके साथ शेयर किया करें, एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।